नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और राजनीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनावों का समीकरण, क्या है पार्टियों का अपनी अपनी रणनीति। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल की और वहां की स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो इस समय सियासी संकट से गुजर रहा है। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राजनीति की। और हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त राज्य में उसकी ही सरकार थी। अब समीकरण बदल गए हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में पूछा जा रहा है कि इन बदले समीकरणों का चुनाव में कितना असर होगा। क्या कांग्रेस की राज्य सरकार इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी, और यह भी कि क्या हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार का कुछ असर होगा। और हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी ने पिछले हफ्ते राज्य की एकमात्र राज्यसभा की सीट जीत ली थी। और सारा घटनाक्रम राजनीतिक जिस तरह से उठापटक हुई थी वो पूरे देश ने देखा था। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन केवल 25 विधायकों के समर्थन के साथ अल्पमत पे थे। हालांकि कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, लेकिन उनमें से 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने महाजन के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजेता बना दिया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति में सभी दरवाजे खुले हुए हैं। तो उसके साथ ही वहां की राजनीतिक स्थिति समझी जा सकती है। उन्होंने दल बदल रोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए राज्य के 6 बागी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के कुछ दिन बाद ये बात कही थी। तो इसके जो दूरगामी परिणाम हैं और इस तरह की जो बयान है उसके अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के 6 बागियों में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था, जिसके चलते कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई थी। तो ये रहा वहां का जो ताजा सियासी घटनाक्रम है और जिस तरह की उथल पुथल है। और यही वजह है कि हमने शुरू में कहा कि इस वक्त राज्य में सियासी संकट है, क्योंकि लगातार इस तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं सुक्खू सरकार के ऊपर। और 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके मुताबिक अगर हम हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो 68,64,000 है, जिनमें से पुरुष 34,81,000 हैं। कुल जनसंख्या है 68,84,000, पुरुष हैं उनमें 34,81,000 और महिलाएं हैं 33,82,000। तो ये जो पहाड़ी राज्य है ये राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और साक्षरता दर की बात करें तो जैसा कि हम बताते रहे, राष्ट्रीय औसत दर है साक्षरता की 72.98% और हिमाचल प्रदेश की जो दर है वो 82.80% है। इसमें जो पुरुष हैं वो 89.53% साक्षर है और महिलाएं 75.93% महिलाएं साक्षर हैं। तो साक्षरता दर के मामले में भी महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी आगे हैं। और जब लोकसभा की बात करते हैं तो कुल मतदाता हिमाचल प्रदेश में 55,92,000, पुरुष 28,54,000, महिला 27,37,000 और थर्ड जेंडर 38 मतदाता रहे हैं। तो ये है कुल वहाँ की डेमोग्राफी की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें। और अगर कुल वोटर्स की बात करें तो अगर राजनीतिक दलों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस वहाँ आमने सामने रहते हैं। 4 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार जो 2024 के चुनाव में जो 4 लोकसभा की सीटें हैं उनमें आमने सामने रहेंगी बीजेपी और कांग्रेस। सबसे खास बात है कि आम आदमी पार्टी ने और जो दूसरे दल हैं उन्होंने अपना वहां पर वजूद बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनको सफलता मिलती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की सियासत पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शशिकांत शर्मा है जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, हिमाचल की राजनीति के विषय में जानकारी देंगे। शशिकांत शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनिल बंसल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका। शशिकांत जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि ये जो अभी पिछला घटनाक्रम हुआ है आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से इसका असर देख रहे हैं आप?
देखिए, दो तरह से इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। नंबर एक तो ये है कि इसमें जो, अगर आप मोटे तौर पर बात करें, अगर 4 लोकसभा सीटों की हिमाचल में, तो राजनीतिक तौर पर सभी जगह पर जैसे पूरे देश की स्थिति है वैसी स्थिति यहाँ भी नजर आ रही है। चारों सीटों पर भाजपा मोटे तौर पर बिल्कुल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले में। लेकिन क्योंकि हिमाचल में अभी एक नया घटनाक्रम हुआ है, जो जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने क्रॉस वोट की है बीजेपी की पक्ष में, और कुछ लोग कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश एक तरह से हो रही है कांग्रेस के भीतर ही। तो इस सारी स्थिति में एक नई स्थिति, एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें कि सारे मुद्दे जो अभी तक के हम समझ रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालेंगे, उनके बीच में कि ये जो नया मुद्दा उभर कर आया है, जिसमें कांग्रेस एक तरह से अपने आप को असहाय स्थिति में पेश कर रही है वोटर के सामने, कि उसके साथ एक ज्यादती हो रही है, और उसकी 40 सदस्यों के बहुमत वाली 68 विधानसभा सीटों में से जैसा कि 40 कांग्रेस के साथ है, और उसके साथ जो ज्यादती हो रही है उसे वो एक मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक नया मुद्दा उभर कर आएगा, अगर ये सरकार गिरती है या नहीं भी गिरती है, और 6 लोग अगर छोड़कर इन्हें जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट उस बारे में कोई निर्णय सुनाता है, तो एक ऐसा नया मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिससे कि सहानुभूति वोट उसे मिल सके जनता के। तो ये अभी देखना बाकी होगा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव तक जितने दिन अभी बचे हैं, उसमें जो बाकी मुद्दे थे जिसमें कांग्रेस को बैकफुट पे हम देख रहे थे, और कांग्रेस ने जो वायदे पिछले साल जनता से किए थे, जिनके दम पर विधानसभा में उसने सरकार बनाई थी, उनके बल पर अगर बात करें तो लगता था कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में है। लेकिन इस मुद्दे के बाद वोटर का रुख जो है वो देखने वाली बात होगी, और अभी तक ये लगता है कि कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा हाथ में मिल गया है कि वो चाहती है लोकसभा चुनाव में इससे भुनाया जाए। जी, लोकसभा चुनाव में इसको भुनाया जाए। अनिल बंसल जी, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, मोदी इफेक्ट कितना आप देख रहे हैं? इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें जो मंडी की सीट थी वो लूज की थी बीजेपी ने, कांग्रेस उस पर विजयी रही थी। हालांकि प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह बागी तेवर अपनाए हुए हैं, और प्रतिभा सिंह भी बहुत प्रसन्न नहीं कही जा रही है पार्टी से। तो किस तरह से ये जो समीकरण है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हम पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हमने 2014 में भी देखा और 2019 में भी देखा। 2014 में वीरभद्र सिंह की वहां सरकार थी, तब भी बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी लोकसभा की, और 2019 में भी 4 सीटें जीती थी। इसके बाद भाजपा की सरकार थी तब, लेकिन रामस्वरूप शर्मा जी का जो स्वर्गवास हुआ 2021 में, उपचुनाव में फिर प्रतिभा सिंह जी जीत गई थी। तो राज्य में किसकी सरकार है, इसका लाभ मिलता है आमतौर पर रूलिंग पार्टी को, पर ऐसा उत्तराखंड और हिमाचल के राज्यों में हमने नहीं देखा। उत्तराखंड में भी 2014 में कांग्रेस की सरकार के रहते हुए, और वहां सारी की सारी सीटें भाजपा ने जीत ली थी, 5 सीटें, और यहाँ हिमाचल में भी 4 सीटें जीती थी, 14 में भी, 19 में भी। तो मुख्य मुद्दा ये है कि क्या राज्य के लिए अलग मापदंड है मतदाताओं का? दिल्ली में हमने देखा, साथ ही साथ 2014 में भी भाजपा जीती, 2019 में भी जीती, और विधानसभा में एक तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो कई जगह हम ये देखते हैं कि राज्य के लिए जब मतदान हो रहा है तब मतदाता का एक तरह का पैटर्न अलग है, जब केंद्र के लिए, लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है तो वो पैटर्न अलग है। ये हमने देखा हिमाचल में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, और भी कई राज्यों में देखा। तो एक तो ये मुख्य मुद्दा है कि सवाल ये है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्ष का उसके मुकाबले कौन उम्मीदवार है, नंबर 1। नंबर 2, जो हिमाचल की गतिविधि अभी जो हमने देखा, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति से कांग्रेस वहां गुजर रही है। वो भले अपने को शहीद होने का, बलिदान होने का, अपने साथ अन्याय होने का कुछ भी वो उपक्रम करें या मुद्दा बनाएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी भयानक लड़ाई है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है, उनका आला कमान है, वो एक बेबस और असहाय साबित हुआ है। आप कितनी हैरानी की बात है, जो 6 लोग क्रॉस वोट किए हैं, उनमें एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, एक प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं। खुद विक्रमादित्य सिंह, उनकी माँ, ये सब जो गुटबाजी है, इसका मुझे लगता है कि बहुत कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। सरकार बचेगी जाएगी, 6 विधायकों का क्या होगा? ये 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद भी जो वहां असंतोष है, जो बगावत है, जो गुस्सा है, वो थमा नहीं है, और रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जी हैं, आला कमान फिलहाल उनका साथ दे रहा है, और उसको एक तरह से कठोर नीति के तहत दबाने का प्रयास हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में अगर ये इस तरह की आंतरिक
गुटबाजी और फूट रही तो निश्चित रूप से उसका नुकसान कांग्रेस उठाएगी। और अभी जैसा लग रहा है, जो बात आप चर्चा कर रहे थे कि प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह वो अगर पाला बदल जाएंगे तो ये परिस्थिति भी हो सकती है कि वहां मंडी में फिर वो भाजपा की उम्मीदवार बन जाए प्रतिभा सिंह। तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, अभी समय है। पर दो चीजें बिल्कुल साफ तय हैं कि एक तो लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग है, विधानसभा का अलग है। और ये कांग्रेस कई जगह उत्तराखंड में, यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी राज्य में सरकार होने का लाभ लोकसभा चुनाव में नहीं उठा पाए, ये हम देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लाभ, कांग्रेस अगर एकजुट होती, हिमाचल में उनकी सत्ता थी तो कुछ अच्छे काम साल भर में किए होते उनकी पार्टी की सरकार ने। जो हमारे साथी ने कहा, जो खुद हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, कि सरकार ने जो वायदे किए तो उन पर निराश ही किया है लोगों को। तो कुल मिलाकर किस मुंह से अब, और अगर आपका अंदरूनी झगड़ा है, आप एकजुट नहीं रख पा रहे, तो इस पर आप भाजपा को कैसे ब्लेम करेंगे? ठीक बात, कारण हम शहीद हो गए। बिल्कुल। तो इस पर निश्चित तौर पर जो आपने जो प्रश्न उठाया, एंटी इनकम्बेंसी का कहीं न कहीं जो पिछले साल भर से जो रही है, उसका कितना असर होगा, ये शशिकांत शर्मा जी से समझेंगे। लेकिन कुछ और समीकरण, कुछ और आंकड़े हम अपने दर्शकों के साथ पहले साझा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि हमने बताया 4 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से सामान्य सीट 3 है, आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो 4 में से 3 सामान्य सीटें हैं। और आइए देखते हैं कि 2019 का हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो नतीजा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि 4 में से सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और प्रचंड मोदी लहर उस समय दिखाई दे रही थी, और जिसके कि इस बार भी आसार हैं। हालांकि ये चुनाव ही तय करेगा दरअसल, और वोटर तय करेंगे कि क्या कुछ होता है इस बार के चुनावों में। लेकिन फिलहाल पिछली बार बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट बाद में उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत ली थी। और अब नजर डालते हैं साल 2019 के हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव के वोट शेयर पर, किसको कितने वोट मिले थे। अगर हम इसकी बात करें तो वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को लगभग 70% वोट मिले थे, 69.71%, और कांग्रेस को 27.52, यानी लगभग 27.5%, और जो अदर्स थे 2.77%, लगभग 2.25%। वापस एक बार चर्चा पे लौटते हैं। शशिकांत शर्मा जी, जो बात एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की हो रही है, किस तरह से आपको लगता है कि जो राज्य सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, और खासतौर पर भले ही मुद्दे अलग अलग हों, और ये चुनाव मोदी के चेहरे पर और जो विपक्ष का जो नेता होगा इंडी गठबंधन का, उसके चेहरे की पर लड़ा जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि राज्य सरकार का परफॉर्मेंस जो है, और जो वादे उन्होंने उस दौरान किए थे विधानसभा चुनाव में, वो उसका असर आपको लगता दिखेगा इन चुनावों में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनका असर जरूर दिखेगा। यही वजह है जो मैंने बात कही कि कांग्रेस सहानुभूति वोट पर ही निर्भर कर रही है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि जो वायदे उसने जनता के साथ किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। और खास तौर पर हिमाचल की जो फाइनेंशियल स्थिति है, मतलब आज कोई 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर चढ़ चुका है, और अभी भी स्थिति यह है कि हर महीने तनख्वाह कर्मचारियों की जुटाने के लिए सरकार को हर बार प्रयत्न करने पड़ते हैं, और ऐसा लगता है शायद वो तनख्वाह ना दे पाए। अगर अधिकारियों से आप तारीख को दे पाएंगे तो मुद्दे जो थे सारे वो वित्तीय स्थिति से जुड़े हुए थे। जैसे कि एक मुद्दा था कि महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, और ये एक बहुत कारगर मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जिसके आधार पर कांग्रेस ने यहाँ सत्ता हासिल किया। माना जाता है कि जो ओपीएस थी उसी की वजह से कर्मचारी बहुल स्टेट है, और यहाँ के बहुत सारे कर्मचारी हैं या कर्मचारियों के परिवार हैं जिन्होंने के कांग्रेस को वोट दिए। हालांकि कांग्रेस ने बहाल कर दी है, लेकिन जो स्थिति है कांग्रेस की, जैसे कि डीए देने की बात आई तो कल 1.5% डीए देने की बात कांग्रेस ने की, जिस सरकार ने की कांग्रेस की। और उसके बाद जब इसका बहुत विरोध कर्मचारियों में हुआ कि सिर्फ 1.5% डीए से क्या होगा, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को पिछले कल ही उसे 1 दिन बाद नोटिफिकेशन को वापस लाया। उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जैसे दूध की खरीद की एक बात की थी इसमें चुनाव के दौरान कि 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम दूध खरीदेंगे और एमएसपी उस पर लागू करेंगे, जो करीबी है, घोषणा उन्होंने पूरी करने की बात कही है। लेकिन वास्तविकता में धरातल पर आते आते इसमें बहुत सारे बदलाव इस योजनाओं में देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले कहा गया था कि 1500 रुपए का जो माहवार हर महिला को दिया जाएगा, लेकिन अब जब देने की बात आई तो सरकार ने उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगा दी। जैसे जिस परिवार में अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसकी पत्नी को वो नहीं मिलेगा, या किसी व्यक्ति जो महिला खुद नौकरी करती है उसे नहीं मिलेगा,
मिलेगा या जिसे कोई पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है उसे नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इतनी ज्यादा छटनी इसमें कर दी गई। और दूसरी बात ये थी कि जब देने की बात आई तो एक जनजातीय जिले लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत करने की बात की गई, जहां महिलाएं मुझे लगता है बहुत कम है, तो पूरे प्रदेश में तो अभी ये लागू भी नहीं हो पाई और लोकसभा चुनाव तक तो होने की कोई संभावना नजर ही नहीं आती। और वित्तीय स्थिति इतनी खराब है, बाकी मुद्दों पे भी कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि अपनी घोषणाओं को पूरा कर पाएगी। तो एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात है, वो सारे वर्ग कांग्रेस के से निराश हैं जिन्होंने इसने वोट दिया था। और ये कहा जा रहा है कि ओपीएस भी शायद कांग्रेस प्रैक्टिकल तौर पर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये क्या सोचने की बात होगी। एक मुद्दा जो था, एक वाटर सेस इन्होंने लगाया था हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे, और कांग्रेस को उम्मीद थी कि उससे कई हजार करोड़ की इनकम उसे होगी, जिससे कि वो इन योजनाओं को पूरा कर पाएगी जो घोषणाएं उन्होंने की थी। लेकिन वो वाटर सेस के जो कमीशन इन्होंने बनाया था, पिछले कल हिमाचल हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कांग्रेस की जो सरकार है एक तरह से इस तरह से चल रही है कि लोगों को निराशा ही देखने को मिल रही है लगातार। तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित तौर पर जनरेट हुई है, जिसका मुकाबला ये सहानुभूति वोट से करने के प्रयासों में है। जी, तो ये देखने की बात होगी कि किस तरह की सहानुभूति और कितनी सहानुभूति मिलती है। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों से अगर हम विधानसभा की वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में भी उनको रूबरू कराएं, तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से 48 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग के लिए हैं। 68 कुल सीटें हैं, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए 48 सीटें हैं, आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए 17 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि 20 सीटें कुल आरक्षित हैं और 48 सीटें सामान्य हैं। तो ये विधानसभा की स्थिति है। और विधानसभा में अगर पार्टी वाइज स्थिति की बात करें तो बीजेपी 25 विधानसभा सदस्य हैं उसके, कांग्रेस 40 सदस्यों के साथ में वो है, और अदर्स जो है वो 3 है। हालांकि इन 40 में 6 जो है वो उन्होंने बगावत की है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर बगावत क्यों हुई और इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, क्यों हुआ है। वोट शेयर अगर हम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को 43.32 और कांग्रेस को 44.24, यानी कि केवल 1% वोट परसेंट का अंतर था इन विधानसभा चुनावों में, और जिसका असर करीब 15 सीटों के अंतर से नजर आया। जो अदर्स थे वो 12.44% उनको वोट परसेंटेज मिला था। अनिल बंसल जी, अगर जब हम बात करेंगे जो अभी के जो ताज़ा घटनाक्रम है, और जब हम बात करते हैं कि भाई 40 सीटें जीत करके आए थे, 6 देखिए उनको बागी हो गए, अब राज्यसभा का जो प्रत्याशी था उसको जिता नहीं पाए, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, सवाल उसके ऊपर भी उठेंगे। और ये भी देखने की बात होगी कि वो कैसे इन लोकसभा चुनावों को हैंडल करता है, कैसे मैनेज करता है। निश्चित रूप से देखिए, ये आला कमान की विफलता ही है, क्योंकि जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी 2 गुट थे और कौन चीफ मिनिस्टर बने इसको लेकर मशक्कत हुई, 2-4-6 दिन लगे और तब जाकर फैसला हुआ था कि सुक्खू होंगे। लेकिन सुक्खू उसको बैलेंस नहीं कर पाए और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया मुकेश अग्निहोत्री को। तब ये था कि वो राजा के गुट के हैं, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह का उनका गुट एक है। पर अब जो स्थितियां उभर कर सामने आई उसमें तो वो उनको उप मुख्यमंत्री बनाना भी कोई लाभप्रद साबित नहीं हुआ। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस राज्य के कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला और आ रहे हैं कर्नाटक से डीके शिव कुमार। तो ये आप देखिए किस तरह का यहाँ इनका संगठन कौशल है कांग्रेस का, जो पूरी तरह विफल हुआ है और लगातार जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुलेआम लग रहे हैं। और जो उनको हटाया एआईसीसी के सेक्रेटरी पद से, वो भी क्रॉस वोट करने वाले विधायक में से एक थे 6 में से। उन्होंने लिखा है कि मुझे पदभार से मुक्त किया है, जैसा पता नहीं कितना मेरे कंधों पर बोझ लटकाया हुआ था। एक सटायर की उन्होंने भाषा यूज की है, अपना कमेंट किया है। और जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है एक तरह का रोब दाब वाला अभी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है और सामान्य स्थितियां भी नहीं हो पाई विधायकों के बीच में। 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो चलो कानूनी प्रक्रिया है, अलग मुद्दा है। पर इन 6 के सदस्यता समाप्त करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि उस गुट के जो बाकी सदस्य हैं वो कोई दहशत में है या डर गए हैं या खौफ पा गए हैं।
अलबत्ता विक्रमादित्य सिंह उनके संपर्क में हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आला कमान या तो इस पर ध्यान दे, नहीं तो फिर ये बगावत और होगी। और 40 विधायकों के बावजूद अगर हम अपना राज्यसभा का सदस्य नहीं जिता पाए, क्यों आला कमान विफल हुआ? उनको पहले क्यों नहीं विश्वास में लिया कि अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ उम्मीदवार होंगे? और उसके बाद कहीं ना कहीं सारा कुछ मतलब ये पहले से ही साबित हो गया था, कई दिन पहले से, मतदान से पहले साबित हो गया था, संकेत मिल गए थे, सामने आ गया था कि क्रॉस वोट कांग्रेस के विधायक करेंगे, तब भी आला कमान सक्रिय नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कांग्रेस की बड़ी कमजोरी राज्यों के स्तर पर कम है। आज उनका केंद्रीय स्तर पर आला कमान बिल्कुल पूरी तरह निष्क्रिय है और कोई कहीं किसी की सुनने वाला नहीं है। सब राज्यों में यही शिकायतें हैं कि आपस में गुटबाजी होती है, पर जो ऊपर आला कमान होता है वो सबकी बातें सुनता है और उसको पैसिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम गुजरात में देख रहे हैं, हम बिहार में देख रहे हैं, एक एक इस तरह से राज्यों में भगदड़ मची है। उसको हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स के खौफ या किसी लोभ लालच या रुपए पैसे के उसमें मोह में ये लोग जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से हर कोई ब्लेम कर रहा है अपने आला कमान को। तो कांग्रेस को एक आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर खड़गे जी क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से अभी इस गुटबाजी पर अंकुश नहीं लगा है और बहुत कुछ इसमें अभी आगे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। शशिकांत जी, एक चीज आपने चुनावों के दौरान देखी होगी, हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर दिखाई देती है, वो है बागियों की समस्या, और ये मुझे लगता है कि दोनों ही दलों में रहती है। फिलहाल कांग्रेस इससे ज्यादा जूझ रही है, सत्तासीन है, 6 विधायकों की चर्चा हम कर ही रहे हैं, राज्यसभा चुनाव की चर्चा हम कर ही रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज बागियों का होगा इन लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आप सिर्फ प्रत्याशियों के लिहाज से उनको मत देखें कि कितने प्रत्याशी अगेंस्ट खड़े हो गए, बल्कि संगठन के लोग अगर बगावत कर देते हैं, विधायक अगर लोकसभा चुनाव के दौरान बगावत कर देते हैं और वो इन टैंडम विद द पार्टी लाइन काम नहीं करते, तो दिक्कत होती है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को संगठन की दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और इस समय खास तौर पर जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है रानी प्रतिभा सिंह, जो वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और बड़े सशक्त नेता के तौर पर रहे, विक्रमादित्य सिंह जी के पिता, वो खुद बीच बीच में ऐसे बयान दे देती है कि कांग्रेस संगठन की दृष्टि से शायद बिल्कुल असफल करार देती है वो अपने संगठन को। जैसे कि उन्होंने हाल ही में एक बार एक बयान दिया कि मोदी जी जो सरकार चलाते हैं और मोदी जी की जो नीतियां हैं वो बहुत ही बेहतर नीतियां, और उसी ढंग से जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ रही है वैसे ही कांग्रेस को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने भाजपा की संगठनात्मक दृष्टि से बहुत तारीफ की। हालांकि उनके बारे में यही माना जा रहा है कि शायद वो कभी भी कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस भी जिस तरह से उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है, वो कभी भी छोड़कर भाजपा में आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह के बयान वो दे रही हैं, और विक्रमादित्य सिंह जी भी जिस तरह से जय श्री राम अपने फेसबुक पर आए दिन लिख देते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं गडकरी जी के सामने, उस तरह की स्थिति में कहा जा सकता है कि संगठन इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज है। क्योंकि जो रानी प्रतिभा सिंह है और विक्रमादित्य सिंह है और जो राजा परिवार है, एक पूरा हिमाचल की राजनीति को अगर देखें तो एक बहुत सशक्त धड़ा है कांग्रेस का, जो आज भी वीरभद्र सिंह जी के परिवार के साथ जाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक गुटबाजी का सामना करना पड़ेगा। और 6 विधायकों की चलते आपसे ही चलते जी शशिकांत शर्मा जी, चलते बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल, बीजेपी के लिए चैलेंज देखते हैं आप किसी तरह का, क्योंकि 4 सीटें जीती थी, सैचुरेटेड स्टेट था, इस बार भी चाहेंगे कि उसमें कोई कमी ना हो। देखिए, बीजेपी के लिए थोड़ा माहौल अनुकूल है अगर आप कहें। जहां तक गुटबाजी का सवाल है वो हर पार्टी में रहती है, लेकिन बीजेपी की हाईकमान क्योंकि काफी सशक्त है और अनुशासन का डंडा बहुत तेजी से चलता है, तो बीजेपी की जो पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की गुटबाजी होते हुए भी वो आपको धरातल पर नजर नहीं आती और आम लोगों तक इस बात की चर्चाएं नहीं होती कि बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी है। हालांकि एक दौर था जब बीजेपी की गुटबाजी रहती थी, तो बीजेपी आज इतनी स्मूथ स्थिति में है मुझे लगता है, और कांग्रेस हर रोज जो है बड़ी भयानक स्थिति से गुजरती नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऊपर से अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई बढ़ चढ़कर गुटबाजी को हवा देगा। तो संगठनात्मक दृष्टि से भी बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, और सरकार की दृष्टि से भी लोगों का मानना है कि शायद डबल इंजन की सरकार वाला कंसेप्ट लोगों को लगता है कि अगर केंद्र में सरकार है तो ये सुकू सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वित्तीय संकट है, वो संकट का समाधान जो है बीजेपी ही कर सकती है, ये धारणा बीजेपी के प्रति है। तो कोई बड़ी चुनौती मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सामने है। फिर आज जगत प्रकाश नड्डा इस प्रदेश से हैं जो अध्यक्ष है इसमें, और अनुराग ठाकुर जो
सूचना प्रसारण मंत्री हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद यहाँ प्रदेश को मिले हैं जी। तो बीजेपी की स्थिति थोड़ी अच्छी है अभी अगर देखा जाए। निश्चित तौर पर। और ये चुनावों के दौरान मतदाता तय करेंगे कि वो किसको वोट करते हैं। जैसा कि बताया, पिछली बार सभी 4 सीटें मोदी मैजिक के सहारे जीती गई थी और मोदी मैजिक के नाम पर थी। इस बार भी पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नाम पर जिस तरह की जो एक वेव सी है उसका फायदा जरूर इस राज्य को बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल वोटर्स तय करेंगे कि वो किसको वोट देने वाले हैं। शशिकांत जी आपका और अनिल बंसल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम फिर कल एक नए राज्य के साथ, उसकी राजनीति के साथ और उसके राजनीतिक विश्लेषण के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।